हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रचंड प्रयास की टीम यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए लाई है एक अद्भुत प्रयास, एक अनोखा प्रयास। अगर आप सभी को लगता है कि हमारा प्रयास सराहनीय है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और उन बच्चों तक पहुँचाइएगा जहाँ तक पहुँचने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक बढ़िया टॉपिक जिसको कहते हैं निर्वाचन आयोग। हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय हमारे पास निर्वाचन की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमें नहीं पता था कि हम किस प्रकार अपने देश को व्यवस्थित तरीके से चलाएंगे। हमें नहीं पता था कि हमें किस प्रकार से चुनाव कराना है। हमारी जनसंख्या भी उस टाइम इतनी ज़्यादा नहीं थी। हमें किसी भी एक ढांचे या फिर किसी आयोग के बारे में कोई कल्पना नहीं की थी। परंतु जब संविधान निर्माणकर्ताओं ने संविधान बनाया उस टाइम पर उन्होंने जब कई देशों के संविधानों का आकलन किया और वहाँ की जब निर्वाचन प्रणालियों के बारे में पढ़ा तब उन्होंने सोचा कि हमारे पास भी एक निर्वाचन आयोग की आवश्यकता है ताकि हम अपनी निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी अच्छी ढंग से और सफल तरीके से लागू कर सकें। तो जब हमारी निर्वाचन आयोग की हमने एक कल्पना की दिमाग में, फिर संविधान निर्माणकर्ताओं ने हमें हमारे संविधान में एक निर्वाचन आयोग का गठन किया। अब हम देखते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ चीजें कि निर्वाचन आयोग क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, कैसे बनाया गया और निर्वाचन आयोग किस प्रकार का आयोग है। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार का आयोग है, यानी कि निर्वाचन आयोग संविधान द्वारा पहले से ही बनाया गया एक आयोग है या फिर संसद विधि बना करके उसको स्थापित किया है या फिर किसी और प्रकार से उसको बनाया गया है। तो हम देखते हैं कि आयोग का प्रकार, यानी कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार का आयोग है। तो क्योंकि कोई भी आयोग, कोई भी संस्था जो संविधान में वर्णित होती है, मूल संविधान का अंग है, उसी को कहते हैं संवैधानिक आयोग। यानी कि जो निर्वाचन आयोग है ये किस प्रकार का आयोग है? संवैधानिक आयोग। किस प्रकार का आयोग है? संवैधानिक आयोग। संविधान ये शुरू से ही संविधान का अंग रहा है, संविधान द्वारा ये शुरू से ही स्थापित किया गया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संवैधानिक आयोग। फिर आता है निर्वाचन आयोग के गठन के लिए अनुच्छेद कौन सा दिया गया है संविधान में। एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि संविधान में किसी भी चीज को गठित किया गया है, किसी भी ढांचे को अगर उसमें रखा गया है तो उसके लिए कुछ अनुच्छेद जरूर निर्धारित किए गए हैं कि किन किन अनुच्छेदों में उनके कार्य, उनकी पात्रता, उनके सदस्यों के कार्यकाल, कितने सदस्य होंगे, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, सब चीजों का वर्णन अनुच्छेदों के माध्यम से किया गया है। तो जो निर्वाचन आयोग के गठन के लिए जो अनुच्छेद बनाए गए हैं, तो जब ये शुरू होता है 324 से शुरू होकर के 329 तक निर्वाचन आयोग के अनुच्छेदों की रचना की गई है। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की गई है। निर्वाचन आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, परंतु उस टाइम हम इस स्थिति में नहीं थे कि हम अपना संविधान पूरी तरह से बना भी नहीं पाए थे। आपको पता ही है कि हमारा संविधान बनने में ही 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। तो अगर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारा संविधान निर्मित नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जाकर के हमारा संविधान निर्मित हो पाता है और फिर 26 जनवरी 1950 को हम उसको लागू करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। उसके जस्ट एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, हमारा निर्वाचन आयोग गठित किया गया था। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो 25 जनवरी है उसी को, यानी कि 25 जनवरी को ही हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है वो कहीं ना कहीं मतदान से संबंधित है। कहीं ना कहीं मतदान मत जो है देना वो एक अधिकार है हमारे लिए। तो निर्वाचन आयोग का जिस दिन गठन हुआ था उसी दिन को, उसी तिथि को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आता है निर्वाचन आयोग की संरचना। निर्वाचन आयोग की संरचना
क्या शुरू से ही ऐसी थी जैसी वर्तमान में है, या फिर इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे? आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो 1989 तक निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय था। 1989 तक निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय था। उसमें एक ही सदस्य होता था, एक ही अध्यक्ष होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह सकते हैं, एक ही व्यक्ति होता था और वही पूरे आयोग को चलाता था, पूरे आयोग के कार्यों को देखता था। उसमें किसी भी प्रकार का किसी का और हस्तक्षेप नहीं होता था। परंतु 1989 के बाद ऐसा लगा कि निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ और सदस्यों को रखना चाहिए ताकि हम जो निर्णय होती है वो पक्षपात पूर्ण हो सके, निर्णय का एकाधिकार ना हो पाए, कोई एक व्यक्ति का अधिकार ना हो पाए जो है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का। तो उन चीज़ों को सफल बनाने के लिए हमें इस आयोग का थोड़ा सा ढांचा बदलना चाहिए। तब हमने क्या किया कि 1989 के बाद हमने इसको एक बहुसदस्यीय बना दिया, इसको बहुसदस्यीय बना दिया। 1991 में इसको बहुसदस्यीय बनाया गया, जिसमें 3 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 सदस्य होते थे। परंतु फिर ऐसा लगा कि नहीं, एकल सदस्यीय ही होना चाहिए, फिर इनको एकल सदस्यीय बना दिया गया। और फिर उसके बाद 1993 में फाइनली 1993 में ऐसा लगा कि नहीं, इसको बहुसदस्यीय ही रहना चाहिए। तब हमने 1993 में इसको फिर से बहुसदस्यीय बना दिया। 1989 में देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा किसी चीज में, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा कि किस सन में कौन सी रचना की गई, कब एकल सदस्यीय है और कब बहुसदस्यीय है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 1989 में इसकी संरचना को चेंज किया गया, ठीक है। 1989 तक ये एकल सदस्यीय था, फिर इसको चेंज किया गया और बहुसदस्यीय बनाया गया। फिर 1991 में इसको एकल सदस्यीय कर दिया जाता है, केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार हो जाता है। और फिर उसके बाद 1993 में इसको दोबारा से बहुसदस्यीय बना दिया जाता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि 1993 के बाद जो है ये बहुसदस्यीय जो निकाय है, इसमें कितने लोग होते हैं। तो 1993 के बाद इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त होते हैं 2 अन्य, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये जानना भी जरूरी है। तो वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। और जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि ये चुनाव आयोग, जब हमारा चुनाव आयोग निर्मित हुआ था, हमारे चुनाव आयोग का गठन हुआ था, उस टाइम ये प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त उस टाइम एक ही सदस्य होता था, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भारत के लिए। और अभी वर्तमान में बात किया जाए तो राजीव कुमार हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। भारत में निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग हर प्रणालियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से अपनाया गया है, हूबहू नहीं कह सकते हैं, परंतु उसमें जितने बदलाव संभव हो सकते थे, हमारे देश के पक्ष में जितने बदलाव होते थे, उतने बदलावों को कर करके हम अपने देश के संविधान में उन पद्धतियों को शामिल कर लेते थे। तो जो ये निर्वाचन पद्धति है, ये कहाँ से लाई गई है? तो क्योंकि हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम था, तो हमने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को भी अपनाया, और संसदीय प्रणाली के साथ साथ हमने ब्रिटेन की ही निर्वाचन प्रणाली को भी अपना लिया। ब्रिटेन की ही निर्वाचन प्रणाली को अपना लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली को अगर अपनाया है तो सब कुछ सेम टू सेम ही उठा लिया होगा, परंतु ऐसा नहीं है। देखिए, ब्रिटेन में क्या है? राज व्यवस्था है। ब्रिटेन में राज व्यवस्था है, इसका मतलब वहां पे एक राजा होता है, वहां का जो प्रमुख होता है वो राजा होता है। परंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, संविधान का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और उसका चुनाव होता है। परंतु उनके यहाँ राजा का चुनाव नहीं होता है, राजा वंश के अनुसार बनता जाता है, परंपरागत है।
तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस तो यहीं पर था, परंतु हमने वहां की चुनाव प्रणाली कैसे कैसे की जा सकती है तो वो चीजें हमने वहां से अपनाई। उसके बाद निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है, क्योंकि जितने भी संवैधानिक कार्य हैं लगभग सभी राष्ट्रपति के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। राष्ट्रपति ही सारे संवैधानिक आयोगों का गठन करता है, सारे संवैधानिक आयोगों का मुख्य निर्णय करता है राष्ट्रपति, इसीलिए राष्ट्रपति ही निर्वाचन आयोग का गठन भी करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही निर्वाचन आयोग का गठन करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही निर्वाचन आयोग का गठन करता है। निर्वाचन आयोग किनके चुनाव कराती है? देखिए एक बहुत बढ़िया मुद्दा है ये कि निर्वाचन आयोग किनके चुनाव कराती है। अगर सरल शब्दों में कहें तो देखिए एक राज्य चुनाव आयोग होता है, एक निर्वाचन आयोग जो भारत का चुनाव कराता है, मुख्य चुनाव आयोग वो निर्वाचन आयोग है। तो अगर हमें एकदम सिंपल तरीके से याद करना है कि किन किन का चुनाव निर्वाचन आयोग कराती है तो आप सरल शब्दों से समझिए, केवल पंचायत और नगर पालिका को छोड़कर लगभग सभी चुनावों को निर्वाचन आयोग ही संपन्न कराती है। पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है, बाकी सभी चुनाव लगभग निर्वाचन आयोग ही कराता है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले आएगा लोकसभा। क्या आएगा? लोकसभा। बोलते रहिएगा आप लोग, बोलते रहने से याद होता रहता है। फिर आएगा राज्यसभा, फिर आएगा राज्य विधानसभा, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राज्य विधानसभा। उसके बाद आएगा और कौन किसका चुनाव होता है? तो आता है राष्ट्रपति। कौन आता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब आप सोच रहे होंगे प्रधानमंत्री भी चुना जाता है, अब आप तो यही सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री भी चुना जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, सांसद का चुनाव होता है। जब हम संसद का चुनाव, लोकसभा का चुनाव कराते हैं, वहां पे सांसद चुन के जाते हैं। उन्हीं सांसदों में जो पार्टी जीतती है उसका एक प्रमुख व्यक्ति, जिसको हम वो उन पार्टी के लोग जो भी एक प्रमुख व्यक्ति होते हैं वहां का नेता होता है, उसको वो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री का कोई स्पेशल चुनाव नहीं होता है, चुनाव सांसदों का होता है, चुनाव लोकसभा का होता है, चुनाव प्रधानमंत्री का नहीं होता है। चुनाव किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है और उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक है, इसी तरह मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, विधायकों का चुनाव होता है। तो निर्वाचन आयोग जो है वो किनके चुनाव कराती है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी का चुनाव निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है। अगर कोई उपचुनाव भी होना होता है इन सब का तो वो भी निर्वाचन आयोग ही संपन्न कराता है। निर्वाचन आयोग की भूमिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में आपने विस्तृत पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा, लेकिन किसी भी आयोग को पढ़ने के लिए एक कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी होता है और वो कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता है। जो कॉन्सेप्ट लेकर के हम आपके सामने आए हैं वो कॉन्सेप्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी सारी बातें जो मैंने अभी तक बताई वो तो कोई भी बता सकता था कि क्या निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, परंतु एक व्यवस्थित तरीके से अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वही सबसे इम्पोर्टेंट है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। उसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि अब इसके आगे मैं क्या आपको बताने जा रही हूँ। निर्वाचन आयोग की भूमिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है? अगर इस बारे में बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। अब हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग की वो 4 भूमिकाएं क्या हैं। देखिए जो पूरे टॉपिक का मर्म है, जो पूरे टॉपिक का हृदय है वो ये है, यही जानना हमें जरूरत है कि तभी हम अपने अधिकारों को जान सकते हैं, अपने जो इन आयोगों के जो कार्य होते हैं उनको जान सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आयोग हमारे बीच में बनाए गए हैं जिनके तरह तरह के कार्य हैं, परंतु हमको जानकारी नहीं होती है, वो धरातल पर उतारे ही नहीं जाते हैं। वहां पर लोग अंदर में बैठ के क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमको कुछ पता नहीं होता है। बहुत सारे आयोग हैं जिनका कार्य इतना असीमित है और जनता तक अगर वो पहुंचे तो बहुत ही सफल बन जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है। पता नहीं कि उसमें लोग कार्य नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि अगर मैं निर्वाचन आयोग के विषय में चर्चा कर रही हूं तो मैं आपको इनके कुछ भूमिकाओं के बारे में बताऊंगी। देखिए भूमिकाएं जो इनकी हैं वो हमने जिम्मेदारियों से जो है उसका डिनोट किया है। भूमिकाओं को हमने जिम्मेदारियों से बताया है। भूमिकाओं को हमने किससे बताया है? जिम्मेदारियों से बताया है। तो जो भूमिकाएं होती हैं वो हम
जिम्मेदारियों से उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिम्मेदारी अपने आप में एक बहुत बड़ा दायित्व लेके आती है, जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा कर्तव्य लेके आती है। इसलिए हम यहाँ पर जिम्मेदारी शब्द का यूज कर रहे हैं कि ये निर्वाचन आयोग की कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो जो निर्वाचन आयोग है उनकी 4 भूमिकाएं हैं, और 4 भूमिकाओं को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो देखिए कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको पता नहीं होगी, परंतु किसी चीज को आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं उन चीजों की बात ही अलग होती है। आपको पता तो है कि निर्वाचन आयोग मतदाताओं की लिस्ट जारी करता है, निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह बांटता है, परंतु वो उसकी किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये बात आपको जानना बहुत जरूरी होती है। तभी आप जब भी किसी प्रश्न का आंसर लिखेंगे, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, तब आप उन चीजों को उस चीज में जो है नोट कर पाएंगे, डिनोट कर पाएंगे, और उन चीजों को जो है उस प्रश्न के उत्तर देने में आपको बहुत ही सरलता महसूस होगी। तो जो उनकी एक होता है उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियां, फिर आती हैं अर्ध न्यायिक जिम्मेदारियां, फिर होती हैं परामर्शदायी जिम्मेदारियां, और फिर आती हैं नीतिगत एवं नैतिक जिम्मेदारियां। जो निर्वाचन आयोग है उनके पास 4 प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियां क्या हैं। तो देखिए जो निर्वाचन आयोग है वो ये डिसाइड करता है कि मतलब कोई भी एरिया में कितने एरिया में निर्वाचन, कितने एरिया का एक सांसद होगा, कितने एरिया का एक विधायक होगा, इसको कहते हैं परिसीमन करना। मतलब वो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करती है, परिसीमन आयोग का गठन करती है, उसके थ्रू वो परिसीमन करती है कि किन एरियाज में कितना क्षेत्रों पे कितनी जनसंख्या पे एक सांसद जो है चुनाव लड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा दायित्व होता है जो 2000 के बाद 2026 तक निश्चित कर दिया गया है। 2026 के बाद ही अब परिसीमन आयोग का गठन होगा। तो निर्वाचन आयोग की जो सबसे पहला प्रशासनिक जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है वो किसी भी क्षेत्र का परिसीमन करना होता है। जैसे कि 2014 में जब तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तो उसका परिसीमन तो करना ही पड़ा होगा। तो जब जरूरत होती है, आवश्यकता अनुसार तो निर्वाचन आयोग कार्य करता है, ऐसा नहीं है कि अगर निश्चित कर दिया गया है तो वैसा ही चलेगा। तो इसी तरह मेन उसका जो कार्य होता है परिसीमन करना होता है। फिर उसके बाद उसकी दूसरी प्रशासनिक जिम्मेदारी, जो पहली जिम्मेदारी आती है वो तो परिसीमन करना होती है क्षेत्रों का, क्या होती है, परिसीमन करना, ठीक है। अब आते हैं दूसरी जिम्मेदारी पर। जो दूसरी जिम्मेदारी है वो होती है मतदाता सूची को अपडेट करना। अब आप ही बताइए, क्या हर साल, प्रतिवर्ष, या जब भी चुनाव होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है लगभग अगर राज्यों का चुनाव, पंचायतों का चुनाव, नगर पालिकाओं का चुनाव, विधानसभाओं का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का, सबका चुनाव अगर मिला लिया जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि लगभग हर साल या फिर हर 2 साल पे, 3 साल पे चुनाव होते रहते हैं? मुझे लगता है अभी 1-2 साल पहले चुनाव हुआ था, या फिर शायद पिछली साल ही हुआ था, फिर अभी चुनाव होने जा रहा। तो चुनाव तो लगभग होते ही रहते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और कभी कभी अलग अलग पूरे भारत में एक साथ होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव। तो जो है जो मतदाता सूची होती है, क्या वो हमेशा हर स्थिति में एक ही प्रकार होगी? भाई कुछ लोग होंगे जो 18 वर्ष के हो गए होंगे, जो पिछली वर्ष 17 वर्ष के थे, 16 वर्ष के थे, वो 1 साल बाद, 2 साल बाद 18 वर्ष के हो गए होंगे। जब वो 18 वर्ष के होंगे तो उनको मतदाता सूची में शामिल करना होगा। अगर कुछ लोग होंगे जो उनकी मृत्यु हो गई होगी, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए होंगे, तो उनको मतदाता सूची से बाहर करना होगा। तो क्या यह छोटा मोटा कार्य है? ये बहुत बड़ा कार्य है। तो जो निर्वाचन आयोग है उसका सबसे प्रमुख कार्य होता है मतदाता सूची को अपडेट करना। मतदाता सूची को अपडेट करना सबसे बड़ा कार्य होता है, मतदाता सूची को अपडेट करना। उसके बाद उसका कार्य होता है चुनाव की तिथि का निर्धारण करना। किस डेट में कहां पर चुनाव होना है, कितने चरणों में होना है, इन सभी का निर्धारण चुनाव आयोग स्वयं करती है। और किसी अन्य संस्था का या फिर किसी अन्य राजनेताओं का या राजनीतिक दलों का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। चुनाव जो है तिथि घोषित करती है, आचार संहिता का निर्धारण करती है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा प्रशासनिक जिम्मेदारी इसकी होती है। उसके बाद आता है कि कहीं भी अगर उनको अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता होती है, सेनाओं की आवश्यकता होती है, तो वो सरकार से मांग कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हिंसा हो सकती है चुनाव के दौरान, तो उनको सेनाओं की आवश्यकता है, वो सरकार से मांग कर सकते हैं। ये इनकी 3-4 जिम्मेदारियां हैं जो इनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियों के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद आते हैं अर्ध न्यायिक जिम्मेदारियां। अर्ध न्यायिक जिम्मेदारियों की अगर बात करें तो आप सोचिए कि अर्ध न्यायिक जिम्मेदारियां क्या हो सकती हैं। क्या इसका मतलब अगर हम शब्दों का भी खंडन करते हैं, शब्दों का विच्छेदन करते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कुछ न्याय प्रणाली से संबंधित है। यानी कि जहां पर निर्वाचन आयोग कहीं कहीं न्यायालय की भांति कार्य करता है, उसको निर्णय लेने का अधिकार होता है, उन जगहों पर वो अर्ध न्यायिक जिम्मेदार मतलब अर्ध न्यायालय की तरह वो कार्य कर सकता है, अपने निर्णयों को स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से लेने के लिए स्वतंत्र होता है। तो जो अर्ध न्यायिक जिम्मेदारियां हैं उसमें सबसे पहला कार्य उसका आता है राजनैतिक दल जितने भी होते हैं उनको चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। चुनाव चिन्ह उनको वो देता है कि अगर किसी को कोई समस्या आती है कि मुझे ये चुनाव चिन्ह नहीं चाहिए तो वो उनकी शिकायतें कर सकते हैं। तो अगर किसी कोई समय सारणी उसको निर्धारित करनी होती है तो वह समय सारणी निर्धारित करता है चुनाव के बारे में। अगर किसी को लगता है कि हमारा चुनाव चिन्ह सही नहीं है, वो शिकायत लेके पहुंच जाता है, चुनाव आयोग उस पर सुनवाई कर सकता है और अपने जो है निर्णय दे सकता है। चुनाव चिन्ह का कार्य इतना आसान नहीं है, जो है अगर कोई शिकायत करता है तो उसको सुनवाई करना पड़ता है, चाहे वो जो है कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। तो जहां भी कोई शिकायत लेके जाएगा, अगर उसको किसी को अपने चुनाव चिन्ह में या कोई भी मतदान वगैरह में उसको कोई समस्या लगती है, कहीं लग रहा है उसको यहाँ पे जो है मतदान सही से नहीं हुआ है, तो वो चुनाव आयोग के पास जाते हैं, निर्वाचन आयोग के पास जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है परामर्शदायी जिम्मेदारियां। अगर इन शब्दों के बारे में सब सोचें तो आपको प्रतीत हो रहा होगा कि परामर्श का मतलब ही होता है सलाह लेना या सलाह देना। तो कहीं कहीं चुनाव आयोग सलाह देने का काम भी करता है। तो कहाँ कहाँ करता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में जगह जगह राष्ट्रपति शासन लागू हो जाते हैं, कहीं किसी राज्य में किसी वजह से जो है वहाँ पे राज्य व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, कानून वगैरह सही से लागू नहीं हो पा रहे हैं, राज्यपाल को ऐसा लगता है कि हमारे देश में इस टाइम कानून व्यवस्था सही नहीं चल रही है, कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सही से कार्य नहीं कर रही हैं, वो सरकार को बताती है, राष्ट्रपति को बताते हैं और राष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। और जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो अगर मान लो राष्ट्रपति शासन लगे 1 वर्ष होने वाला है और वहां पे चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है, तब राष्ट्रपति चुनाव आयोग से यह सलाह लेता है या परामर्श लेता है कि क्या अभी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन और बढ़ाना चाहिए या हमें राष्ट्रपति शासन हटाना चाहिए, चुनाव कराने के लिए आप तैयार हैं। तब चुनाव आयोग को वहां पर लिख कर देना पड़ता है कि अभी इन परिस्थितियों के कारणवश चुनाव कराना संभव नहीं है, इसलिए कृपया आप जो है राष्ट्रपति शासन को लागू रखें या आगे बढ़ा दें। तो ये एक उसका परामर्शदायी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। उसके बाद आता है कि दिल्ली या फिर पांडिचेरी का कोई सांसद हो या फिर कोई भी सांसद हो, अगर उनको अयोग्य निर्धारित किया जा रहा है, उनको लग रहा है कि अयोग्यता का इनके अंदर अयोग्यता है, इनको सांसद बनने के लायक ये नहीं है, तो ये अयोग्यता का जो निर्धारण होता है, इसका जो निर्णय होता है, ये चुनाव आयोग का होता है। चुनाव आयोग की जो 3 सदस्य होते हैं ये मिल करके बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं कि जो है यहाँ पे ये सांसद योग्य है या फिर योग्य नहीं है। तो ये एक इनकी परामर्शदायी होती है। ऐसा नहीं कि अगर ये बोल देंगे ये अयोग्य है तो वो मान लिया जाएगा, उस पर राष्ट्रपति अपने हिसाब से कार्य करता है, परंतु अयोग्यता का निर्धारण करने के लिए वो चुनाव आयोग से सलाह लेता है। तो ये होती है इनकी परामर्शदायी जिम्मेदारियां। अब हम आते हैं नीतिगत और नैतिक जिम्मेदारियों पर। आपको जैसे शब्दों से ही लग रहा होगा कि नीतिगत या नैतिक, नैतिक मतलब होता है कि हमारा खुद का दायित्व तो है, इसके बारे में हमारे पर कोई तनाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि हमें ये करना ही है। जब बात नैतिकता की आती है तो वहाँ दबाव खत्म हो जाता है, वहाँ पे आपका अपना कर्तव्य होता है, अपना बुद्धि विवेक होता है कि आपको ये चीज करना है। तो हर आयोग के पास कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती है, कुछ क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानियत बनी होनी चाहिए। तो अगर आपकी क्या नैतिक जिम्मेदारियां हैं, ऐसे कुछ चुनाव आयोग की भी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि जो है मान लीजिए कुछ नई तकनीकी लाना है, जो है चुनाव कराने के लिए कुछ नई तकनीकी का इस्तेमाल करना है, वीवीपैट लाना है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाना है, ईवीएम लाना है, कुछ भी ऐसी चीजें जो चुनाव कराने के लिए उनको लग रहा है या उनको लग रहा है कि जो है चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हो रहा है, उस पर उनको कुछ निर्णय लेना है,
तो जो है चुनाव के बारे में अगर कुछ भी उनको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ चीज़ें उनको डालनी है, वो उनकी नैतिकता पे डिपेंड करता है कि उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब नैतिकता के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। अगर जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि नैतिकता कहाँ साबित होती है। मान लीजिए चुनाव कराना था, तो पहले क्या होता था, लोग शराब खरीद करके लोगों को दे देते थे और चुनाव के एक दिन पहले लोगों को शराब बांट दी जाती थी और लोग उन्हीं शराब के नशे में दूसरे दिन मतदान कर देते थे। उनको नहीं पता होता था कि मेरे मतदान का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो चुनाव आयोग ये जो है एक मुहिम चलाता है कि आप ध्यान रखिए, आपका मत बहुत कीमती है, आप बुद्धिमान बनिए, बुद्धिमानी के वश आप कार्य करिए। और उनका एक निर्णय ये भी आया था कि चुनाव के एक दिन पहले और एक दिन बाद शराब बंद रहेगी, शराब की दुकानें बंद रहेंगी। उसके बाद वो ये निर्णय देते हैं कि अपना मत वेस्ट मत करिए, पप्पू मत बनिए। ये नारा लगाया था उन्होंने, पप्पू मत बनिए। पप्पू उन व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने मत को इस तरह वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आप प्रतिनिधि चुन रहे हैं, आप अपने सगे संबंधियों को मत चुनिए, सगे संबंधियों को देखकर मतदान मत करिए। आप प्रतिनिधि को देखिए, कौन आपके विकास के लिए कार्य करेगा, कौन आपकी वृद्धि के लिए कार्य करेगा, उन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो चुनाव आयोग की ये कुछ जिम्मेदारियां थी जिनको मैंने आपके सामने बिल्कुल विस्तृत तरीके से व्याख्या किया है। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आज से कि चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारियां हैं, चुनाव आयोग का गठन कैसे हुआ है, कहां से आया चुनाव आयोग, क्यों आया, क्या आवश्यकता है। इन सभी पे मैंने आपके सामने विस्तृत चर्चा की है। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत के साथ आपके सामने खड़ी हूं, मैं कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा लेकर के आपके सामने खड़ी हूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमें उन बच्चों तक पहुंचना है जिनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो उन बच्चों तक, गांव-गांव तक हमारी मुहिम को पहुंचा सकें और हमारे प्रयास को सार्थक कर सकें। प्रचंड प्रयास की टीम आप सभी के लिए उपस्थित हुई है। हम अपनी टीम की पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ उपस्थित हुए हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और बच्चों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खूब ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।